नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है कौटिल्य। तो यह TGT, PGT, GIC, LT, UGC नेट आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला पॉइंट है विद्वानों में कौटिल्य के नाम पर विद्वानों में कौटिल्य के नाम पर मत भिन्नता है। इनके कई नाम रहे हैं जैसे विष्णुगुप्त, कौटिल्य तथा चाणक्य। यानी कौटिल्य के 3 नाम मिलते हैं। कौन कौन से? विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। कौटिल्य का वास्तविक व पूरा नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य था। इनका जन्म कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में होने से इन्हें कौटिल्य कहा जाता है। कौटिल्य ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात इस विश्वविद्यालय में अध्यापन का भी कार्य किया। उस समय मगध राज्य प्रमुख शिक्षा का केंद्र था, जिस पर नंद वंश के शासकों का शासन था। महापद्म नंद वंश का अंतिम शासक था। अब देखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरा में अर्थशास्त्र प्रमुख ग्रंथ है। वास्तव में यह एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु अत्यंत व्यापक है, क्योंकि इसमें सभी प्रमुख व्यवस्थाओं का समावेश किया गया है। वस्तुतः अर्थशास्त्र शासन, कला एवं प्रशासन की व्यवहारिक समस्याओं के साथ साथ ही राजनीति पर लिखा गया प्रतिनिधि ग्रंथ है। अर्थात यह ग्रंथ राज्य की सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक समस्याओं से संबंधित है। अर्थशास्त्र की रचना गद्य एवं पद्य में की गई है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की रचना किस में की गई है? तो यह गद्य एवं पद्य में की गई है। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र की रचना काल तथा इस ग्रंथ के रचयिता के संबंध में मतभेद विद्यमान है। A.V. कीथ, जाली तथा विंटर जैसे विद्वान अर्थशास्त्र को 3री शताब्दी ईस्वी का ग्रंथ मानते हैं, जबकि अन्य विद्वान जैसे डॉक्टर K.P. जायसवाल, फ्लीट, D.R. भंडारकर, स्मिथ आदि अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन अर्थात 3री शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानते हैं। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? तो अधिकरणों की संख्या 15 है, अध्याय की संख्या 150 और प्रकरण 180। अब देखते हैं कौटिल्य के राजनीतिक विचार। तो कौटिल्य ने राजनीतिक विचार देते हुए सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति पर क्या कहा है? तो कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत में हाब्स के सिद्धांत की भांति समझौता सिद्धांत को स्वीकार किया है। इस संबंध में कौटिल्य ने मनु के दैवीय सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। कौटिल्य ने राज्य को मानवीय प्रयत्नों का परिणाम माना है। उसके अनुसार व्यक्तियों ने अपनी सुरक्षा के लिए राज्य सत्ता को स्वीकार किया। उनके अनुसार राज्य धर्म के माध्यम से जनता के व्यवहार को नियंत्रित करता है। कौटिल्य ने राज्य को धर्म के रूप में माना है। अगला पॉइंट है कौटिल्य के अनुसार प्राकृतिक दशा में व्यक्तियों ने धर्म, अर्थ व काम में सहायता करने हेतु एक व्यक्ति को राजा चुना। राजा इन दायित्वों को पूरा करें। यदि वह इन कर्तव्यों को संपन्न करने में असमर्थ रहता है तो जनता उसे पदच्युत कर सकती है, किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पद यानी उस पद पर नियुक्त कर सकती है।
इस तरह कौटिल्य का राज्य की उत्पत्ति संबंधी संविदा सिद्धांत पूर्ण रूप से तार्किक है, यानी सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर। अगला पॉइंट है, प्रोफेसर मधुकर श्याम चतुर्वेदी का मत है कि कौटिल्य के अनुसार जनता की नैतिक और भौतिक समृद्धि को, लौकिक और पारलौकिक कल्याण को तथा साथ ही वितरणात्मक न्याय को सुनिश्चित करना राज्य के अस्तित्व का मूल प्रयोजन है। अब देखते हैं राज्य का सप्तांग सिद्धांत। तो मनु, भीष्म तथा शुक्र ने भारतीय राजनीति के अंतर्गत एक 7 अंगों वाले सावयव स्वरूप अर्थात जीवित शरीर के रूप में कल्पना की है। मनु, भीष्म तथा शुक्र की भांति कौटिल्य ने भी राज्य की 7 प्रकृतियों या अंगों वाला माना है। ये 7 प्रकृतियां हैं या अंग निम्न प्रकार हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। अब चलिए एक एक की व्याख्या करते हैं। स्वामी, तो कौटिल्य ने राजा को राज्य में प्रमुख अंग के रूप में स्वीकार किया है। किसको? राजा को। इसीलिए राजा को स्वामी की संज्ञा दी है। उनके अनुसार स्वामी का अभिप्राय शासन करने वाले या आदेश देने वाले से है। राज्य के कार्यों को संपन्न करने में राजा सक्षम हो, इसीलिए कौटिल्य ने उसके लिए उचित शिक्षा व्यवस्था तथा प्रशिक्षण पर अत्यधिक बल दिया है। दूसरा है अमात्य। तो कौटिल्य का अमात्य से अभिप्राय मंत्रियों एवं उच्च अधिकारियों से है। उन्होंने अमात्य या मंत्री को राज्य का आवश्यक अंग माना है। इसीलिए राजा को निष्ठावान एवं योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य पद पर नियुक्त करने का कौटिल्य ने परामर्श दिया है। तीसरा है जनपद। तो कौटिल्य का जनपद से अभिप्राय जनयुक्त भूमि से है। जिसे वर्तमान में जनता तथा भूमि कहते हैं, उसे कौटिल्य ने जनपद कहा है। कौटिल्य का यह भी मत है कि राज्य की जनता निष्ठावान, संपन्न, सरल हृदय तथा स्वाभिमानी होनी चाहिए। साथ ही जनता में शासक के आदेशों के पालन करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होनी चाहिए। चौथा है दुर्ग। तो कौटिल्य ने दुर्ग को राज्य का अत्यंत आवश्यक अंग माना है। राजा को राज्य की सीमाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त दुर्ग का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि दुर्ग राज्य की रक्षात्मक व आक्रामक शक्ति का प्रतीक है। कौटिल्य ने कहा है कि राजा को राज्य के चारों ओर उपयुक्त स्थानों पर दुर्ग का निर्माण करना चाहिए। ये दुर्ग मजबूत हों। कौटिल्य ने दुर्ग के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है औदिक दुर्ग, दूसरा पार्वत दुर्ग, तीसरा धान्यवन दुर्ग तथा चौथा है वन दुर्ग। अगला है 5वां कोष। तो कौटिल्य के अनुसार कोष का सर्वाधिक महत्व है। इन्होंने राज्य के कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए कोष को आवश्यक माना है। इसीलिए राज्य के पास पर्याप्त कोष हो तथा उसके आय के स्रोत अस्थायी होने चाहिए। राजा को अपने कोष में निरंतर वृद्धि करनी चाहिए। छठा है दंड। तो कौटिल्य ने प्रजा की आंतरिक व बाह्य शत्रुओं से रक्षा के लिए दंड या सेना को राज्य का आवश्यक अंग मानते हुए विशेष महत्व दिया है। इस कार्य के लिए कौटिल्य के अनुसार व्यक्तियों में शौर्य गुणों का परीक्षण करने के बाद सैनिकों के रूप में राजा नियुक्ति करे। अगला है मित्र। तो कौटिल्य ने मित्र को भी एक आवश्यक अंग माना है। इनके अनुसार मित्र ऐसे होने चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर सकें। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध होने पर राज्य अपनी सुरक्षा के प्रति एक प्रकार से आश्वस्त रहता है। अब राजा अथवा स्वामी। तो कौटिल्य राज्य के 7 अंगों में राजा को सर्वोच्च अंग मानता है। उसके विचारों का केंद्र बिंदु राजा है।
कौटिल्य ने राजतंत्रात्मक व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। यह स्पष्ट मत है कि शासन व्यवस्था की सफलता राजा की योग्यताओं पर निर्भर करती है। इसीलिए कौटिल्य के स्वयं के शब्दों में, यदि राजा संपन्न हो तो उसकी समृद्धि से जनता भी समृद्ध होती है। राजा का जो शील गुण हो वही प्रजा का भी होता है। यदि राजा उद्यमी और परिश्रमी होता है तो प्रजा में भी वही गुण आ जाते हैं। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अनुसार राज्य की सफलता बहुत कुछ राजा की योग्यता पर निर्भर करती है। वास्तव में राजा एक आदर्श पुरुष ही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कौटिल्य के अनुसार एक आदर्श राजा में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसे उच्च कुल का हो, उसमें शक्ति तथा दैवी बुद्धि हो, धार्मिक प्रवृत्ति वाला हो, सत्य बोलने वाला हो, परस्पर विरोधी बात नहीं करने वाला हो, कृतज्ञ हो, उसका सदैव लक्ष्य ऊंचा हो, उसमें उत्साह हो, वह अन्य राजाओं को वश में करने वाला हो, वह नियंत्रणों को सदैव पालन करने वाला हो। यही राजा में गुण होना चाहिए। अब देखते हैं राजा का कार्य क्षेत्र। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य अथवा राजा के कार्यों में प्रमुख कार्य इस प्रकार है। पहला है प्रजा की रक्षा करना। तो कौटिल्य ने जन रक्षा के कार्य को राजा का महत्वपूर्ण दायित्व माना है। राजा एक प्रकार से प्रजा का रक्षक होता है। उसका मानना है कि राजा के अभाव में जनता में सदैव अनुरक्षा की भावना रहेगी तथा मन में अशांति रहेगी। राजा का यह कर्तव्य है कि आंतरिक एवं बाह्य संकटों से जनता की रक्षा करें। दूसरा है आर्थिक कार्य। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य का यह भी दायित्व है कि वह प्रजा को सुखी तथा समृद्ध बनाए। इसके लिए राज्य से आशा की जाती है कि वह अर्थव्यवस्था को इस तरह संचालित व नियंत्रित करे जिससे जनता के समस्त आर्थिक हितों की पूर्ति होती रहे। तीसरा है सामाजिक कार्य। तो कौटिल्य ने राज्य का यह दायित्व भी माना है कि वह सामाजिक कार्यों का निर्वाह करे। इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि सामाजिक व्यवस्था वेदों एवं अन्य शास्त्रों में उल्लिखित वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था के अनुकूल हो। चौथा है जनहित के कार्य। तो कौटिल्य ने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्थापित करने की दृष्टि से जनहित के विभिन्न कार्य करते रहने का परामर्श दिया है। राज्य के लोक कल्याणकारी कार्यों में कौटिल्य ने वृद्धों, महिलाओं, अनाथों तथा बालकों की हर प्रकार की सहायता को सम्मिलित किया है। पांचवा है न्यायिक कार्य। तो कौटिल्य के अनुसार न्याय राज्य का आवश्यक कर्तव्य है। इसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति ही न्याय की स्थापना के लिए हुई है। अरस्तु की तरह कौटिल्य ने भी न्याय के दो रूप बताए हैं। पहला है वितरणात्मक न्याय और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। छठा है वैदेशिक संबंध या परराष्ट्र का संचालन। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के मुख्य दायित्वों में से एक दायित्व परराष्ट्र संबंधों का सफल संचालन भी है। यदि राजा इस ओर ध्यान नहीं देगा तो राज्य की सुरक्षा, प्रजा एवं उसकी संपत्ति की रक्षा के गंभीर संकट पैदा हो जाएंगे। राज्य इस दृष्टि से शांति व्यवस्था एवं युद्ध का निर्णय जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करे। अब देखते हैं मंत्री परिषद। तो कौटिल्य ने राजा से यह अपेक्षा की है कि वह राज्य के समस्त कार्यों को मंत्री परिषद के परामर्श से ही संपन्न करे। इसीलिए अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद को राजा के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। शासन शक्ति को कौटिल्य ने संस्थागत शक्ति स्वीकार किया है। उसने मंत्री परिषद को राज्य रूपी गाड़ी का दूसरा पहिया बताया है। नेक्स्ट है मंत्री परिषद का गठन। तो कौटिल्य ने मंत्री परिषद नामक संस्था को राजा को परामर्श देने के लिए आवश्यक माना है।
मंत्रिपरिषद का गठन करते समय राजा को चाहिए कि वह निष्कलंक, सभी प्रकार की योग्यताओं एवं क्षमताओं वाले व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान करें। अतः इस संदर्भ में डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में कहा जा सकता है कि उचित कौटिल्य के अनुसार बेनी प्रसाद के शब्दों में कहा जा सकता है कि कौटिल्य के अनुसार निष्कलंक, बौद्धिक चतुराई, उचित निर्णय, दायित्व की उच्च भावना, लोकप्रियता आदि एक मंत्री की आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। अगला, कौटिल्य ने मंत्रियों की उनकी योग्यताओं के आधार पर उत्तम, मध्यम तथा क्षुद्र आदि 3 श्रेणियां निर्धारित की हैं। जो व्यक्ति मंत्रियों के लिए निर्धारित योग्यताएं रखता हो उसे मध्यम मंत्री तथा जो मात्र आधी योग्यताओं को पूरा करता हो उसे क्षुद्र मंत्री कहा गया है। अब देखते हैं मंत्रणा की गोपनीयता या परामर्श की गोपनीयता। कौटिल्य ने मंत्रणा को गुप्त रखना अत्यंत आवश्यक माना है। इसीलिए मंत्रणा के लिए उपयुक्त स्थान व समय का चयन महत्वपूर्ण है। साथ ही कौटिल्य ने कहा है कि मंत्रणा का कार्य पूर्णतया चले, इसके लिए राजा को पूर्ण सतर्क रहना होगा तथा मंत्रियों पर भी निगाह रखी जाए। अब देखते हैं न्यायिक व्यवस्था एवं कानून। तो कौटिल्य ने न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण माना है और यह कहा है कि जिस राज्य में प्रजा को न्याय नहीं मिलता वह राज्य शीघ्र समाप्त हो जाएगा। कौटिल्य ने राजा को सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायालय। तो कौटिल्य ने व्यवस्थित न्यायालयों को महत्वपूर्ण माना है। ये न्यायालय प्रजा के अधिकारों की रक्षा, अपराधियों को उपयुक्त दंड तथा श्रेष्ठ शासन व्यवस्था को सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है न्यायालयों के प्रकार। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया है। पहला है धर्मस्थी न्यायालय और दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय। तो धर्मस्थी न्यायालय क्या है? इन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में सभी प्रकार के दीवानी मामले आते हैं, जैसे संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, ऋण, साझेदारी, संविदा, मजदूरी, कृषि भूमि संबंधी विवाद, व्यवस्थापकीय मामले, जुआ, धोखा, डकैती आदि विषय सम्मिलित हैं। और दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय। तो इन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में सभी फौजदारी मामले आते हैं। कंटक शोधन न्यायालयों का कार्य राज्य तथा राजा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों के संबंध में विचार करना है। नेक्स्ट है विधि या कानून। तो कौटिल्य ने कानून की महत्ता को स्थापित किया है। कौटिल्य ने कई स्रोत स्वीकार किए हैं। इनमें प्रमुख स्रोत हैं धर्मशास्त्र, व्यवहार, प्रजा तथा न्याय। इसके अतिरिक्त राजा के आदेश को भी कानून का स्रोत माना जा सकता है। कौटिल्य ने स्पष्ट कहा है कि धर्म कानून, प्रथागत कानून एवं व्यवहारिक कानून में यदि कोई विवाद होता है तो राजा को धार्मिक कानून को प्राथमिकता देनी चाहिए और उसके अनुसार निर्णय करना चाहिए। अब देखते हैं कौटिल्य की परराष्ट्र नीति संबंधी धारणा। तो इटली के महान विचारक मैकियावेली द्वारा रचित ग्रंथ द प्रिंस की भांति कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी राजा के मार्गदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौटिल्य का इस दृष्टि से विशेष महत्व है कि उन्होंने राज्य की आंतरिक प्रशासन की व्यवस्था के साथ वैदेशिक संबंधों के सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला है। अर्थशास्त्र में विदेश नीति का विस्तृत वर्णन किया है। कौटिल्य के परराष्ट्र नीति या वैदेशिक नीति संबंधी विचारों को निम्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है उपाय, दूसरा मंडल, तीसरा खांडगुड़ नीति तथा चौथा है कूटनीति। तो पहला देखते हैं उपाय क्या है। तो कौटिल्य राज्य के समक्ष अंतर राज्य संबंधों में एक दूसरे के प्रति अपनाई जा सकने वाली नीति के 4 सामान्य प्रारूप साम, दाम, भेद और दंड प्रस्तुत करते हैं। अगला है मंडल सिद्धांत। तो कौटिल्य ने इस सिद्धांत में अनेक राज्यों के समूहों में विद्यमान
राज्यों द्वारा एक दूसरे के व्यवहार में काम आने वाली नीति का विवेचन किया है। जैसा कि विश्व का यह शाश्वत नियम है कि शक्तिशाली राज्य सदैव दुर्बल राज्य को दबाता है, अतः युद्ध स्वाभाविक है। इसीलिए युद्ध कैसे संचालित हो, राज्य की सुरक्षा कैसे हो, एक राज्य के पड़ोसी व अपने आपसी संबंध कैसे स्थापित किए जाएं, इन सब के लिए मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के 72 प्रकृतियों का उल्लेख किया है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के कितने प्रकृतियों का वर्णन किया है, तो इसका उत्तर होगा 72 प्रकृतियों का। इनके केंद्र बिंदु को इन्होंने विजिगीष कहा है। कौटिल्य की मान्यता है कि एक राज्य का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से शत्रु होता है। इनके अनुसार विजिगीष राजा के राज्य से जिस राजा की सीमा मिलती है उसे अर्यराज्य कहा जाता है। इस तरह मित्र, अर्यमित्र, मित्र तथा अर्यमित्र राजा होता है। इसी प्रकार विजिगीष के अग्रभाग की तरह पृष्ठभाग में भी मित्र व शत्रु राजाओं की परंपरा है। उन्हें पारसग्रहण, पारसग्रहणसार तथा आक्रांतासार आदि राजा कहते हैं। अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त मध्यम तथा उदासीन राज्य भी होते हैं। मध्यम राज्य ऐसा होता है जिसका प्रदेश विजिगीष एवं अर्य राज्य की सीमा से मिला होता है। तो उदासीन राज्य वह राज्य होता है जिसकी प्रदेश विजिगीष आदि एवं मध्यम राज्यों की सीमाओं से दूर होता है। इस तरह 12 राज्यों के समूह को मंडल कहते हैं। मंडल सिद्धांत की मूल मान्यता शक्ति है, तो आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार भी शक्ति है। अब देखते हैं खांडीगुड़ नीति। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में परराष्ट्र नीति के संचालक के लिए राजा को खांडीगुड़ नीति का अनुसरण करने का परामर्श दिया है। कौटिल्य के अनुसार खांडीगुड़ नीति के 6 प्रमुख पक्ष हैं। इस नीति को राज्य का मूल मंत्र माना है। उन्होंने राजा को यह परामर्श दिया है कि राजा अपनी क्षमता के अनुसार इन तत्वों में से जिसे उपयुक्त समझे व्यवहार में अपनाएं। खांडीगुड़ नीति में 6 गुण या लक्षण इस प्रकार हैं। पहला है संधि, दूसरा विग्रह, तीसरा यान, चौथा आसन, पांचवा संश्रय और छठा द्वैधी भाव। तो कूटनीति इसके अतिरिक्त परराष्ट्र नीति के सफल संचालन के लिए कौटिल्य ने कुछ अन्य उपायों का भी विधान किया है। ये विधान है साम, दाम, भेद तथा दंड। अगला है दूत व्यवस्था। तो कौटिल्य ने दूत को राजा का मुख कहा है। इन्होंने दूतों की नियुक्ति, कार्य, विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां आदि का विस्तृत वर्णन किया है। कौटिल्य ने राजा को यह परामर्श दिया है कि दूत की नियुक्ति करते समय सतर्कता बरतें, उस व्यक्ति की योग्यता, निष्ठा का पता लगा लें और मंत्रियों से परामर्श करने के पश्चात ही उसे नियुक्त करें। तो कौटिल्य का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।